हेलो फ्रेंड्स। सिनर्स के राइटर और डायरेक्टर हैं रायन कुगलर और उसमें स्टार्स हैं माइकल बी जॉर्डन और हेली स्टाइनफील्ड। रायन कुगलर ने इससे पहले ब्लैक पैंथर की दोनों फिल्में और क्रीड को डायरेक्ट किया था, और इस फिल्म को क्योंकि उसने राइट भी किया है और डायरेक्ट भी किया है तो इससे थोड़ी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी फिल्म को देखने जाने से पहले। और जब मैं इस फिल्म को देख के आया हूँ तो मैं कहूँगा मेरी थोड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स है इस फिल्म के बारे में। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो फिल्म है सेट है 1930s में, जहाँ पर जिम क्रो के लॉज चल रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स में, जहाँ पर रेसिज्म बहुत ज़्यादा था। जो काले और गोरों के बीच में जो भेदभाव था वो बहुत ज़्यादा था। माइकल बी जॉर्डन ने इसमें डबल रोल प्ले किया है ट्विंस का, और ये दोनों गैंगस्टर्स हैं और शिकागो से पैसा वैसा कमा के लूट के समझ लीजिए आते हैं अपने गांव में वापस, अपने शहर में वापस, और जहां पर वो एक पुरानी फैक्ट्री को खरीदते हैं उसमें एक नाइट क्लब खोलने के लिए। और फिल्म का जो पहला हाफ है मैं कहूँगा 1 घंटा बस इस फैक्ट्री को खोलने के बारे में है कि मतलब कैसे वो लोगों को हायर कर रहे हैं और कहाँ से खाने के लिए जा रहे हैं। और इस बीच में वो कैरेक्टर्स को, नए नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस भी किया जाता है, और सब कुछ मुझे बहुत चिल लग रहा था। माइकल बी जॉर्डन बहुत ही कैरिज्मेटिक एक्टर है, तो उसको मतलब जहाँ जहाँ वो जा रहा है, और दोनों जो क्योंकि दोनों जुड़वा भाई हैं लेकिन तभी भी आपको क्लियर डिफरेंस रहता है। दोनों का नाम ही अलग नहीं है, दोनों की पर्सनालिटीज भी बहुत ही अलग रहती हैं। और माइकल बी जॉर्डन अमेजिंग एक्टर है, तो आपको दिक्कत नहीं होती कि कौन सा एक्टर कौन सा है, सिर्फ नाम से नहीं है। और दोनों ने, डायरेक्टर ने ये भी कोशिश की कि दोनों के कॉस्ट्यूम्स हमेशा अलग रहे, दोनों की हैट्स अलग हैं, तो आप हैट से भी दोनों को पहचान सकते हैं। सेकेंड हाफ में कुछ अमेजिंग सा होता है इस फिल्म में, और मैं स्पॉइल नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब आप फिल्म देखने जाए तो इसको खुद डिस्कवर करें। मैं बस कहूंगा कि सुपर एलिमेंट फिल्म में इंट्रोड्यूस होता है, और इस रिव्यू में मैं उस चीज़ को हमेशा सुपर नेचुरली कहूंगा। मैं नहीं चाहता कि स्पॉइल करूं मैं कुछ भी। तो जो सुपर नेचुरल एलिमेंट जब फिल्म में इंट्रोड्यूस होता है उसके बाद फिल्म का क्या कहें, ये थोड़ा सा टोन थोड़ी सी शिफ्ट होती है, बहुत ज़्यादा नहीं। फिल्म का जो मेन फोकस है अभी मैं बताऊंगा किस बारे में है, लेकिन फिल्म का जो टोन थोड़ा सा शिफ्ट होता है और थोड़ा सा एज एन ऑडियंस मेंबर आपको थोड़ा इंजॉय करने लगते हैं। हालांकि इस तरह की फिल्मों अगर आपने पहले देखी, फ्रॉम डस्ट टिल डॉन अगर आपने देखी होगी तो थोड़ी सी उसकी आपको याद दिलाएगी ये फिल्म। पूरी फिल्म को देखते समय मैं को लग रहा था कि मैं कुछ स्पेशल देख रहा हूँ, बट ये स्पेशल चीज़ मेरे लिए नहीं है। ये एक अमेरिकन फिल्म है, और अमेरिकन फिल्म कहने से मेरा मतलब है कि जैसे अगर आप मार्टिन स्कोर्सेज़ी की, अगर बहुत बड़े लेजेंडरी डायरेक्टर हैं वो, अगर उनकी भी फिल्में आप देखेंगे तो अमेरिकन कैरेक्टर्स के बारे में होती हैं, उनके एक्टर जो हो रहे हैं और उनके समाज से डील करती हैं, और इसीलिए उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस से बहुत बड़े नंबर नहीं है उनके। अगर आप कंपेयर करें स्पीलबर्ग या जेम्स कैमरन की फिल्में जिनकी मूवीज होती हैं यूनिवर्सल थीम्स पे, अगर आप टाइटैनिक देखेंगे तो आपको इससे मतलब नहीं है कि आप अमेरिकन हैं या इंडियन हैं, आपको एक डूबता हुआ जहाज और उस पर लव स्टोरी देखनी है, वो सबको पसंद आएगी। लेकिन अगर आप एक मार्टिन स्कोर्सेज़ी की फिल्म या पॉल थॉमस एंडरसन की फिल्म अगर आप देंगे, या कोएन ब्रदर्स की फिल्म अगर आपको दिखाई जाए जो कि एक अमेरिकन मिलियू से जुड़ी हुई फिल्में हैं, वहाँ के समाज, वहाँ के कैरेक्टर्स को दिखाती हैं, तब आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये हालांकि आप उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हैं। मार्टिन स्कोर्सेज़ी की फिल्म को मैं बहुत पसंद करता हूं, लेकिन मैं एक बार से ज़्यादा उसको नहीं देख पाता हूं क्योंकि मैं उन कैरेक्टर्स से नहीं अटैच हो पाता हूं। ठीक यहाँ पर भी है, ये जो भी कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि ये ब्लैक अमेरिकन हैं तो ये अपने कल्चर के बारे में, अपनी म्यूजिक के बारे में आपकी बात कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आप कुछ अच्छा देख रहे हैं, बट आपको कुछ उसमें कनेक्शन नहीं, आप इंगेज नहीं हो पा रहे हैं इन कैरेक्टर्स से। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो एक गिटार एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को देता है, बोलता है कोई पेटन करके किसी का नाम है, पेटन का गिटार है। अब पेटन कौन है, कौन से गिटारिस्ट है, ये आपको कोई आइडिया नहीं है। फिर मिसिसिपी का नाम ले आता है, मिसिसिपी किस लिए अमेरिका में मशहूर है आपको नहीं पता है, अगर आप तो आप क्या करेंगे। मतलब बहुत सारी इनसाइड इंफॉर्मेशन या डायलॉग्स में इंक्लूड की गई है, जो कि अगर आप अमेरिकन नहीं, अगर आप वहाँ पर नहीं रहते हैं तो मेरे ख्याल से आप उस फिल्म को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। फिल्म का जो सबटेक्स्ट है वो रेसिज्म से डील करता है, बिल्कुल क्लियरली आप देख सकते हैं कि रेसिज्म से डील कर रहा है। जो ये नाइट क्लब बना रहा है माइकल बी जॉर्डन के कैरेक्टर, दोनों भाई मिलके बना रहे हैं नाइट क्लब, वहाँ पर सिर्फ ब्लैक्स म्यूजिशियन हैं, ब्लूज। अब ब्लूज किस तरह का संगीत होता है ये हमें क्या पता, तो ब्लैक्स के लिए, अफ्रीकन अमेरिकन के लिए, और सडनली जो ये सुपर नेचुरल एलिमेंट आता है फिल्म में, जो इंट्रोड्यूस होता है सेकंड हाफ में, वो सारे के सारे यूरोपियंस हैं, वाइट अमेरिकन हैं। मतलब एक एलगोरी अगर फिल्म को देखें तो वो रेसिज्म से बताती है कि कैसे ये जो गोरे हैं ये मॉन्स्टर्स हैं, और कैसे ब्लैक अमेरिकन को आके उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। तो आप उस लेवल पर भी फिल्म दिखाने की कोशिश करती है, बट ये चीज़ें ऐसी हैं कि हम लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं की गई हैं, या आप कहिए कि हम लोग को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए फिल्म से हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। इवन दो आप सब कुछ देख रहे हैं कितना फैंटास्टिक है, परफॉर्मेंस है, जो कुछ एक्टर्स इसमें हैं, माइकल बी जॉर्डन के अलावा भी बहुत जो सारे जो एक्टर्स हैं बहुत ही अच्छे हैं। खासकर वो जो यंग लड़का है सैमी, जो सिंगर है इसमें, और सिंगिंग से मेरे को याद आया कि फिल्म में म्यूज़िक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब हम लोग क्या, जैसे नहीं हुआ करता था कि तानसेन जब गाना गाते थे तो बादल फटके और बारिश होने लगती थी, उनके है कि
मतलब इतनी पावरफुल सिंगिंग है उसकी कि उसकी आवाज़ सुन के ये क्या कहें, ये जो सुपर नेचुरल बीइंग्स हैं वो आ जाते हैं। लेकिन अगर उस तरह के म्यूजिक हमने कभी सुना ही नहीं तो हम कैसे उससे कनेक्ट करेंगे। एकदम आप कैरेक्टर्स को आप क्लोज से फिल्म दिखाती है, क्या बात कर रहे हैं, कैसा उनका जीवन है, और सबके सब मतलब कोई भी आपको इसमें अच्छा कैरेक्टर सबके सब, जैसे फिल्म का नाम ही सिनर्स है तो आप समझ सकते हैं शायद जो यंग लड़का है जो गिटारिस्ट है उसको आप शायद एक एक्सेप्शन कह सकते हैं, बट अदरवाइज सारे के इसमें सिनर्स ही हैं। जैसे मैंने बताया कि स्लो बर्न फिल्में तभी अच्छी होती हैं जब आपको रिवॉर्ड आखिरी में, पे ऑफ जब आखिरी में आपको मिलता है तब स्लो बर्न फिल्में आपको मजा आता है देखने में। इसमें यार लास्ट में पे ऑफ आपको नहीं मिलता है, आप जब फिल्म देख के निकलेंगे ना तो आप सेटिस्फाइड महसूस नहीं करेंगे। मेरे थिएटर में कहूंगा कि 10-15 लोग थे, ज़्यादा इस फिल्म के लिए एक्साइटमेंट नहीं है। अगर आप रॉटन टोमेटोज पे इसका स्कोर देखें तो इतना हाई स्कोर है, ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों में एकदम इक्वली लोगों को पसंद आ रही है। कल्चरल फिल्म है वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे लोगों को पसंद आएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में ये ज़्यादा फिल्म चलने वाली है। जैसे मैंने बताया था कि मेरी मिक्स्ड फीलिंग है कि मैं क्या करूँ इसमें, क्योंकि इसमें पसंद करने लायक जो मास्टर ये क्राफ्ट है फिल्म मेकिंग की वो बहुत अच्छी है, डायलॉग्स अच्छे हैं, कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से लिखे गए हैं, लेकिन जब तक आप किसी फिल्म से कनेक्ट ना कर पाए इमोशनल लेवल पे तब तक वो फिल्म कितनी भी अच्छी दिखती हो, कितनी भी अच्छे परफॉर्मेंसेज हो, कितनी भी अच्छे एक्टर्स हों, बेकार है। चीज़ और मुझे कहनी है, मैं भूल गया कहना, फिल्म की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। यार फिल्म बहुत ही डार्क लग रही थी, मुझे नहीं पता क्यों डार्क, मतलब बहुत अंधेरा लग रहा था स्क्रीन पे, और पता नहीं मुझे कि मेरे थिएटर में जहाँ पे मैं देख रहा था वहाँ पे प्रोजेक्टर में ऐसी दिक्कत थी या फिल्म को शॉर्ट ही ऐसे किया गया कि फिल्म इतनी ज़्यादा एकदम, आप जैसे दो एक्टर्स बात कर रहे हैं कैरेक्टर्स, तो आप उनका चेहरा ही आप ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, आप आंखें नहीं दिखाई पड़ रही हैं। तो आई डोंट नो, कमेंट्स करके बताओ कि ऐसा है या नहीं है, कहीं मेरे थिएटर में ऐसा था नहीं कि प्रोजेक्टर ही कुछ खराब हो। जहाँ तक रिकमेंडेशंस की बात है, तो जहाँ तक जनरल ऑडियंसेस की बात है जो कि महीने में एक बार फिल्म देखते हैं या हफ्ते में एक बार फिल्म देखते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप स्ट्रीमिंग पे से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं मूवी बफ हूँ तो मुझे तो फिल्म देखने जाना ही था और मुझे ठीक ठाक भी लगी, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या तुम दोबारा देखोगे ये फिल्म, तो नो सर, वन वॉज इनफ फॉर मी। फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 17 मिनट है और फिल्म रेटेड आर है, तो ब्लडी वायलेंस है इसके अंदर और कुछ न्यूडिटी वगैरह भी है, तो आप बच्चों के साथ इसको बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। सो दैट्स इट सिनर्स। अगर आपने ये फिल्म देखी तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। बाय।